हाँ जी बच्चा पार्टी, ये है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक चीज पता होनी चाहिए कि ये हमारा एडवांस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेंस में हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें आता है और नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हम लोगों का ह्यूमन आई। ये एक गॉड गिफ्टेड है और इस टाइप का कैमरा है जैसा आज तक कोई बना ही नहीं पाया। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए कि जो हमारी ह्यूमन आई है, पहली चीज इसमें दो तीन चीजें एकदम क्लियर है। नंबर वन, कि ये एक गॉड गिफ्टेड फिनोमिना है। इसकी जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है या बायोलॉजिकल जिस टाइप से ये स्टडी किया जाता है वो जूलॉजी में बहुत डिटेल में है। पर अभी जो हम लोग करेंगे वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यानी इमेज फॉर्मेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन, वो सब क्या होता है उसके बेस पर देखेंगे। यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है एक आई का। अब इसमें आईज में जो जनरल फिनोमिना है जो हमें नेचर से या बाई डेली लाइफ एक्सपीरियंस से पता चलता है, उसमें ये है कि जो पास की चीजें होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जो दूर से कोई चीज दिखती है तो वो छोटी दिखती है। जैसे सपोज करो अभी अपने सामने अगर देखो तो तुम्हारी एक बुक पड़ी हुई है तो वो तुम्हें काफी बड़े साइज की दिख रही है, लेकिन अगर कहीं दूर एक ट्रक या बस खड़ी हुई है तो वो साइज में छोटी दिखेगी अगर उसको बहुत दूर से देखो। कोई हिल एरिया है, किसी पहाड़ के पास जाओ, दूर से देखो तो पूरा पहाड़ दिखता है तुम्हें कि हाँ ये इसकी हाइट है और वहां से वहां तक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उस पहाड़ या हिल एरिया के पास चले जाओगे तो सिर्फ उसके बेस को देख पाओगे, ऊपर देखने के लिए मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी। मतलब एक साफ है कि पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गॉड गिफ्टेड है, जिसमें पास की चीजें बड़ी और दूर की चीजें छोटी दिखाई देती हैं। एक सिंपल फिनोमेना ये है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही होंगी, कहीं प्यूपल लिखा है, कहीं आयरिस लिखा है, कहीं सिलेरी मसल्स लिखा हुआ है, कहीं ब्रेन नर्व लिखा हुआ है। वो वन बाय वन समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज कि जब भी हम आंख पर कोई भी चीज देखते हैं तो हमारी आईज उस ऑब्जेक्ट के साथ एक एंगल बनाती है, और वो एंगल जनरली 1 मिनट बोला जाता है। अब ये 1 मिनट क्या है वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगर इसको मैं यहाँ पे समझने की कोशिश हम लोग करें तो सपोज करो कि एक कोई ऑब्जेक्ट आई से इतनी दूर रखा हुआ है, मान लो ये ए बी। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रख लें और एक रे डालें जो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे डाल रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर पर ये है ऑप्टिकल सेंटर, देखो मैंने यहाँ लिखा। ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे जाएगी तो ऑप्टिक्स में पीछे पड़ा हुआ है कि अनडेविएटेड जाएगी। दूसरी चीज, इसकी जो इमेज बनेगी, जैसे ये बी वाली रेज है तो यहाँ पर मैंने बी डैश लिख दिया और यहाँ पर ए डैश लिख दिया, ये हमारी इमेज रेटना पे बन गई। अब पहली चीज, क्योंकि जो आईज के सबसे फ्रंट वाले पार्ट पर ये एक लेंस होता है, ये भी गॉड गिफ्टेड लेंस ही है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और ये लेंस है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, वो भी रेटिना पर बनेगा। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर जब हम जो सामने देखते हैं जब वो उल्टा बनता है, पर जब हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं तो उल्टा दिखाई तो नहीं देता। तो इसका आंसर ये है कि आइज के बारे में दो चीजें एकदम क्लियर है। नंबर वन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आइज के सामने आएगा उसका इमेज हमेशा रेटिना पर बनेगा। अब ये रेटिना क्या है? आइज के पीछे के इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। तो जो भी इमेजेस बनेगी वो रेटिना पर बनेगी, और ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज हमारी रेटिना पर यहाँ पर बनेगी। और साइज में कैसी होगी वो डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन पर। अगर आइज के पास में है तो बड़ी और दूर है तो छोटी। अब ये रेटिना पर उल्टी बनने के बाद आइज के पीछे कुछ ब्रेन नर्व्स होते हैं, ये मैसेज ब्रेन में कन्वे होता है कि रेटिना पर इमेज बनी। ब्रेन उस मैसेज को आपको कन्वर्टेड करके अगेन इन्वर्टेड करके वही इमेज दिखा देता है जैसे कि सामने आपने देखी। तो यहाँ पर एक सिंपली अभी हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्ट जो सामने है उसकी इमेज रेटिना पर जाएगी, इन्वर्टेड जाएगी, और ब्रेन में मैसेज जाने के बाद वो इमेज ब्रेन फिर सीधी कर देगा। ठीक। अब ये जो ब्रेन नर्व पीछे जाएंगे यही मैसेज कन्वे करेंगे। तो यहाँ से एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर एक एंगल मान लूं कि ये थीटा 1 है, अनडेविएटेड होने की वजह से ये थीटा 1 है, तो इस इमेज का जो साइज होगा वो इस एंगल पर डिपेंड करेगा। और इस एंगल को जो मैंने यहाँ पे थीटा 1 लिखा हुआ है,
इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ विजन, यानी एंगल ऑफ विजन ही डिसाइड करेगा कि साइज कैसा है। अब इसमें जरा एक तरीके से और समझने की कोशिश करो कि मान लेते हैं कि अगर मैं इस ए बी ऑब्जेक्ट को थोड़ा और दूर ले जाऊं, यानी यहाँ पर कर लूं A1 और B1, उसके बाद फिर से इसकी इमेज यहाँ पर बनाओ, तो एक रेज डालो जो अनडेविएटेड रेज हम यहाँ से बनाएंगे। और ये देखो यहाँ से ये रेज आ रही है, फिर से अनडेविएटेड गई, ये ऐसे आएगी। अब यहाँ पर फिर एक चीज देखोगे कि जो अब लास्ट में दोबारा इमेज हम लोगों ने बनाई है उसका बी डैश यहाँ पर आ गया, तो ये साइज इतना हो गया। मतलब अगर मैं इस एंगल को θ2 से लिखूं तो देखोगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, आप से दूर जा रहे हो, ये एंगल θ2 का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो जब ये एंगल का वैल्यू यहाँ θ2 कम हो जाएगा तो ये साइज छोटा हो जाएगा। और वैसे भी पता है कि जो एंगल होता है उसको हम लोग लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस से। अगर रेडियस का वैल्यू बढ़ता है तो एंगल का वैल्यू छोटा होता है। तो अभी तक जो मैंने चीज बताई उसमें एक सिंपल सी चीज ये थी कि जब आईज है, जो हमारा बर्ड गिफ्टेड है, उसमें एक सामने कॉन्वेक्स लेंस होता है, और उस कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब कोई भी चीज आती है तो उसका एक एंगल ऑफ विजन बनता है, यानी थीटा। और ये जो एंगल ऑफ थीटा है, जितना उसके पास होगा, यानी ये वाली डिस्टेंस जितनी कम होगी, एंगल उतना ही बड़ा होगा। रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी, ब्रेन उसको सीधा करके हमें दिखाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को मैं आगे खिसका दूं, यानी आंख से दूर ले जाऊं, तो रेडियस के बढ़ने की वजह से एंगल का जो वैल्यू है वो कम होने लग जाएगा, जिससे रेटिना पर बनने वाली इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। तो बात वही जस्टिफाई हो रही है कि आईज के पास तो बड़ा और आईज से दूर तो दिखाई देता है हमें साइज में छोटा। अब दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर इसको जनरली ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो ये देखो कि जैसे कभी कभी किसी रूम में अचानक इंटर करो, जैसे मानो क्लासरूम में गए, लाइटें ऑन नहीं है, अचानक उसके अंदर घुस जाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद की जब हम कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक इसका उल्टा होता है कि जब बहुत सारी लाइट अगर आइस पे पड़ जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगता है। ये सब क्या है, इसकी बात अभी आगे करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसको फॉर्मूले से समझो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस था, ये लेंस हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा, इसकी डिस्टेंस को मैं यू मान लूं, और यहाँ पर पीछे ये रेटिना है। अच्छा, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो जो ऑप्टिकल सेंटर से रेटिना का डिस्टेंस है बी, इसमें ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते थे फाइनल पोजीशन इमेज की कहाँ बनेगी, बी की वैल्यू निकालो, माइनस आई प्लस आई, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर इस फॉर्म इसमें देखोगे पर्टिकुलर आई वाले केस में, तो जो ये वी डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स रहेगी। क्यों? इमेज को रेटिना पर ही बनना है। अब ये तो होता नहीं है किसी की आईज है उसका लेंस और पीछे का रेटिना कोई कम ज्यादा कर देगा। मैन हो, वुमेन हो, बच्चा हो या ओल्ड पर्सन हो, उसकी आईज के कॉन्वेक्स लेंस से पीछे जो रेटिना का पार्ट है वो फिक्स होता है। लगभग नॉर्मली अगर बात करो तो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास के उसमें डायमीटर की हम बात करते हैं। पर उन बायोलॉजिकल टर्म में हमें नहीं जाना है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये वाला लेंस और ये रेटिना जिसके बीच का डिस्टेंस है बी, जहां पर इमेज बनी, वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें कोई कम ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो अगर इस फॉर्मूले में लेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाए, 1/b माइनस, और ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन कन्वेंशन से ये माइनस आएगा और ये होगा एफ, क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है। तो अगर इस फॉर्मूले को और सॉल्व करो तो 1+1/u की जो वैल्यू आ रही है वो 1/f आ रही है लेंस फॉर्मूले से। अब अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे जाओगे तो इधर देखते हैं, इसको पूरा हटा के फिर से समझना है कि लेंस में मैंने अब इसमें क्या किया, सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस पे फोकस किया, वहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये डिस्टेंस को यू माना, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आइस का वो दोनों सेम है। और इस जगह पे ये हमारा रेटिना है, जहां पर ये फिक्स है कि ये जो डिस्टेंस भी है इसको आप बदल नहीं पाओगे, ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 1/b -1 - u और 1/f। 1/f का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1, और यहाँ पर लिखेंगे 1/r -1/r, ऐसे। तो ये जब इसको सॉल्व करके आओगे तो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा μ-1 और 2/r। ये रिजल्ट है 1/b प्लस का 1/u, और ये वैल्यू इक्वल होगी 1/f। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन आइस के लिए हमारे पास बन के आ जाएगा, जो हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला आइस की बहुत सारी चीजों को हमें समझाएगा। किस टाइप से समझाएगा कि जैसे 1/b, ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो ये तो रहेगी कांस्टेंट, इसको आप बदल नहीं पाओगे। ठीक। दूसरी चीज, जो किसी भी पर्टिकुलर मैन या वुमेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसकी अपनी पर्टिकुलर आई का, उसकी वैल्यू को क्या हम कांस्टेंट रख सकते हैं या कांस्टेंट रह सकता है, यही सोचना है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, कैसे समझना है? अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बात करूं कि v हमारा कांस्टेंट है, अब ये म्यू क्या है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। किसका लेंस? आई के अंदर एक्वा सोल्यूशन बहुत लिक्विड होते हैं, मैं उसकी फिर बायोलॉजिकल टर्म में नहीं जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि आई के अंदर का जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इमेज बनाते टाइम वी कांट चेंज, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिया गया है आई के कॉन्वेक्स लेंस का, वो कैसा है? कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट हो गया। अब अगर इस फॉर्मूले में देखो तो एक तो u वेरिएबल हो सकता है, फोकल लेंथ वेरिएबल हो सकती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं एक फॉर्मूले की पोजीशन में देखूं तो u 1/u लिखा हुआ है, rv 1/, है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ u, आई से ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और ये है आई का रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको मॉड में लिख दो तो और अच्छा है। हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन कन्वेक्शन तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। यहां से देखो कि अगर u का वैल्यू बढ़ता है, u का वैल्यू बढ़ने का मतलब आई से ऑब्जेक्ट दूर जाता है। अगर वो दूर जाता है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी बढ़ना होगा। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा कैसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने का मतलब है आई का जो साइज है कॉन्वेक्स लेंस का, उसको बढ़ना होगा। तो डायग्राम में देखा था, यहाँ पर मैंने एक ऐसे कॉन्वेक्स लेंस बनाया था, ये ऐसे कॉन्वेक्स लेंस था, उसके ऊपर देखा था एक मैंने कुछ ऐसे स्प्रिंग टाइप का किया हुआ था। ये आईज के ऊपर मसल्स होते हैं, और ये मसल्स एज पर द सिचुएशन आई के प्यूपल यानी लेंस को कंप्रेस और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट आई से दूर जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ना होगा इस मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो मसल्स हैं ये ऊपर की तरफ कंप्रेस हो जाते हैं ऑटोमेटिक। इसमें हमें आईज में एक रिलैक्स फील होता है, कोई पावर नहीं लगानी पड़ती, वो थोड़ी देर में अभी बात करेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ से और थोड़ा अच्छे से देखो, अगर u का वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू बढ़ेगा। दूसरी चीज, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये फोकल लेंथ है, दोनों भी सेम पोजीशन पर है, तो इसका मतलब हुआ कि फोकल लेंथ भी बढ़ेगी लेंस की। अगर लेंस की फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर ऑफ लेंस घटेगी। पावर ऑफ लेंस घटे होने का मतलब कम पावर की जरूरत पड़ेगी, कम ताकत लगेगी। तो आई को जो अपनी एनर्जी लगानी है वो कम लगानी है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बढ़ेगी, तो रिक्वायर्ड यानी जो पावर की रिक्वायरमेंट आ रही है इमेज को देखने के लिए वो घटेगी। तो यहाँ से पावर घटती है। पावर घटती है यानी आंख को कम पावर लगानी पड़ती है, तो हम बोलते हैं कि हमें रिलैक्स फील हो रहा है, हमारे सर में कोई दर्द नहीं होगा, कोई स्ट्रेन नहीं होगा। टेक्निकली हम यहाँ पर बोलेंगे कि इस कंडीशन में आई को जो स्ट्रेन मिलने वाला था वो घट गया, क्योंकि उसे कम ताकत लगानी पड़ी। अच्छा, ये ताकत लगाया था कौन है? आई लगाती है। ये जो मसल्स है ऊपर, ये वाले यहाँ पे जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैंने पीछे लिखा था सिलेरी मसल्स, एक बार मैं डायग्राम बना के फिर दिखाऊंगा। तो स्प्रिंग टाइप के यहाँ पे बना है, इसको बोलते हैं
सिलेरी मसल्स। बायोलॉजिकल टर्म में नहीं जाना है, ये मसल्स आईज को कम ज्यादा करते हैं। दूसरी चीज, अभी हम लोग आई के बेसिक पर ही बात कर रहे हैं। अब मान लो कि इसी जो डिस्कशन हम लोगों ने किया उसके बेस पर ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम आई। जब इसको पास लाओगे तो यू का वैल्यू घटेगा। अगर यू का वैल्यू कम होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू अगर कम होती है तो फोकल लेंथ भी कम होगी, और अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी। पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ पावर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम होना है। तो जो फिर से वही बात आ गई कि आइस का जो कॉन्वेक्स लेंस था, अब इसके रेडियस को तुम्हें कम करना है। पास की चीजों को जब देखते हैं, ऐसे लाके देखा होगा आइस पर एक स्ट्रेन पड़ता है, तो यानी रेडियस ऑफ पास लाने पे स्ट्रेन क्यों पड़ता है? जब हम पास लाते हैं ऑब्जेक्ट को तो यू का वैल्यू कम होता है। आइस का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होना चाहिए, पर क्वेश्चन ये है कि करेगा कौन? तो ये जो मसल्स हैं इसके ऊपर, ये आई को कंप्रेस करते हैं। तो ये जो प्यूपल होता है, काला काला सा पार्ट है, वो आपका थोड़ा सा बाहर से निकल आता है। ये इसमें इसको मसल्स यानी आइस को दबाते हैं। जब वो दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उसी में पावर लगती है, जिसलिए लिखा हुआ है कि पावर बढ़ेगी। अब ये पावर किसकी होती है? आइस की पावर होती है। तो जब हमें पावर देनी पड़ती है तो ये मैसेज ब्रेन में भी कन्वे होता है। तो इस सिचुएशन में हमारी आइस जो होती है उसको क्या पड़ता है? स्ट्रेन पड़ता है। यानी मैं ये कहता हूं कि आइज में स्ट्रेन पड़ेगा। स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा तो सर में दर्द भी शुरू होगा, हेडेक भी स्टार्ट होगा। कभी भी देखो छत पे जाके, ऊपर टॉप फ्लोर पे जाओ, दूर का देखो तो काफी रिलैक्स फील होता है, लेकिन बहुत पास का देखो तो स्ट्रेन पड़ता है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो हमने अभी यहाँ पे सुना इस आइज के बारे में, उसमें एक ओवरऑल दो चीजें समझ में आ रही है, जिसको मैं एक बार डायग्राम बना के फिर से डिटेल में समझाता हूँ। अभी तो ये डिस्कस था। अब देखो, इसका जो सेकंड पॉइंट है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल आई। अब ये क्या है? जैसे मान लो कि आई से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं ये मान लूं कि वो 20 मीटर के आसपास है, तो आइस के लेंस का जो आरओसी है वो बड़ा होगा, यानी बड़े साइज में होगा। उसी के अकॉर्डिंग इस सिलेरी मसल्स ऊपर की तरफ कंप्रेस होगी, लेंस का साइज बढ़ जाएगा, और हमारी आइस को स्ट्रेन बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यानी रिलैक्स मोड में होगी। लेकिन सोचो कि अगर मैं इसी को 5 मीटर पर ले आऊं, या इसको सेंटीमीटर में कर लो, आइस की बात हो रही है, कोई लॉज ऑफ मोशन नहीं है, 5 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका बहुत कम हो जाएगा, आई बहुत ज्यादा स्ट्रेन मोड में चली जाएगी। क्या ऐसा कोई डिस्टेंस होता है नॉर्मल आई के लिए जिस पर हम रिलैक्स मोड पे रहें? तो ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर चाइल्ड यानी बच्चों के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर के पास आता है, तो वो चीजों को अलग अलग करके देख सकते हैं, और नॉर्मली विदाउट एनी स्ट्रेन। यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है एक मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आईज, जहां तक चीजों को सेपरेट करके, मैग्नीफाइड करके, अलग अलग करके नॉर्मली देखा जा सके। तो चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए होता है ये 15 सेंटीमीटर, लेकिन जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए ये हो जाता है नॉर्मली 40 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम एवरेज लेते हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल आई के लिए, तो ये वाला जो डिस्टेंट विजन है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब अगर कोई परफेक्ट पूरा हेल्दी पर्सन है जिसमें एज बाउंडेशन की बात नहीं हो रही है, तो वो अपने आई से 25 सेंटीमीटर अगर कोई बुक लेके पढ़ेगा तो उसको हर अक्षर, हर लेटर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। लेकिन बच्चे उस चीज को 15 सेंटीमीटर पास लाके भी क्लियर देख सकते हैं, और कोई ओल्ड एज पर्सन उसको 40 सेंटीमीटर के पास पे ही क्लियर देख सकता है। पर हमें ये पढ़ाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व है कि किसी की भी आई अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो वो 25 सेंटीमीटर तक अगर उसके दूर ले जाओगे तब तो स्ट्रेन होगा ही नहीं। बात हो रही है कितना मिनिमम पास ला सकते हैं।
तो मिनिमम पास लाने के लिए अगर एक कोई कॉपी उठाओगे और सामने लेकर आओगे 25 सेंटीमीटर तक, तो हर लेटर क्लियर, डिस्टेंट का मतलब होता है अलग अलग देखना, यानी कोई भी नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल देख सकती है जहां पर स्ट्रेन नहीं होता। तो जब भी ये क्वेश्चन में कभी आएगा एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, क्वेश्चन में दिया जाए या ना दिया जाए, हम लोग उसकी वैल्यू को रखेंगे 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आइज। एक ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर एक और क्लियर करना है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ आई से रिलेटेड, तो उसको समझना बहुत आसान है कि जैसे ये अपना एक मिरर था, लेंस। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो व्हाइट लाइट आती है नेचर से वेव की ओर, और इस वीडियो में अगर मैं लेफ्ट से राइट वाली साइड में चलूं तो वेव लेंथ का वैल्यू बढ़ता है, और अगर वेव लेंथ का वैल्यू बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता है। वेव लेंथ के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है कॉची फॉर्मूले से, जिसमें बताया गया था म्यू अपॉन ए प्लस v1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर टाइप। अगर म्यू का वैल्यू घटेगा तो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अभी, μ-1 और 2/r, तो यहाँ पे देखो ये f यहाँ पर है और म्यू यहाँ से है, तो एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू घट रहा है तो फोकल लेंथ का वैल्यू बढ़ेगा, यानी ये फोकल लेंथ बढ़ गई। और अगर फोकल लेंथ की वैल्यू लेफ्ट से राइट में बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ कि पावर घट रही है। पावर घट रही है मतलब कम ताकत की जरूरत पड़ेगी आई को। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला देखिए यहाँ पे डिस्कशन में आ रहा है कि अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर्टिकुलर उसका कम होता है जैसा ऑप्टिक्स में पढ़ा, पर यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आई है, लेकिन फोकल लेंथ बढ़ेगी। फोकल लेंथ अगर बढ़ेगी तो पावर घटेगी, यानी अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में पूछूं वो कौन सा कलर होगा जिसमें देखने के लिए आई को सबसे कम पावर लगानी होगी, सबसे कम ताकत लगानी होगी, तो वो आंसर आएगा रेड का, क्योंकि यहाँ रेड में सबसे कम पावर आ रही है। अगर मैं इसका उल्टा सोचूं वो कौन सा कलर होगा जिसमें आपको देखने के लिए तुम्हारी अपनी आईज को सबसे ज्यादा पावर देनी होगी, तो वो आंसर होगा वॉयलेट कलर का, यानी ये वॉयलेट और रेड। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि आई किस कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आंसर होगा वॉयलेट कलर के लिए, क्योंकि वॉयलेट कलर में देखोगे तो वॉयलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेव लेंथ सबसे कम होगी, और उसकी जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो सबसे कम होगी। और ये पढ़ा भी था मैं एक्रोमेटिज्म में बताया हुआ है कि जब व्हाइट लाइट यहाँ पर आती है, क्लास में समझाया था, तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा किस कलर की होती है, कौन, रेड की, और उसके पास में किसकी हो जाती है, वॉयलेट। तो ये वाली जो सेपरेशन आती है इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेशन, क्रोमेटिक एवरेशन। पर यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड आईज इस तरह से बनी है कि यहाँ पर ये एवरेशन ब्रेन करने नहीं देता, तो उस चीज पे हमें नहीं जाना है। फिलहाल ये समझना है कि वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम है, फोकल लेंथ सबसे कम है, तो पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में याद किया जाए कि वो कौन सा कलर है जिसमें देखने के लिए आंख को सबसे ज्यादा पेन होगा, स्ट्रेन होगा, कष्ट होगा, तो वो आंसर होगा वॉयलेट कलर। और सबसे ज्यादा रिलैक्स में वो आई कब आएगी, वो कलर होगा रेड का। तो अभी तक ओवरऑल जो मैंने आइज के बारे में बताया, सिंपली एक बार क्विक रिवीज करके तब आगे जाता हूँ। मैंने तुम्हें ये बताया कि आइज एक गॉड गिफ्टेड फिनोमिना है जिसमें सामने एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसके अंदर एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक आइज के लिए फिक्स होता है, सबका इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो आई टू आई डिपेंड करेगा। कॉमन चीज सबके लिए जो फिक्स है वो ये है कि जो v होता है अपने फॉर्मूले में जब भी क्वेश्चन करोगे, जो v की वैल्यू होगी वो हमेशा हर आई के लिए फिक्स रहेगी, क्योंकि इमेज रेटिना पर बनेगी और ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनेगी जो ब्रेन सीधा करके तुम्हें दिखाएगा। दूसरी चीज, जितना आई से दूर जाओगे एंगल ऑफ विजन उतना ही छोटा होता चला जाएगा और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, जितना पास लाओगे एंगल ऑफ विजन उतना बढ़ेगा, तो ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ेगा। ऑब्जेक्ट का साइज को डिसाइड करने का काम एंगल ऑफ विजन करता है, नॉर्मली 1 मिनट होता है जिसको 60 डिग्री में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर सिलरी मसल्स होते हैं जो आइज को
आरओसी को चेंज करने में हेल्प करते हैं। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम करना पड़ता है तो आंख की मसल्स को, उसके लेंस को दबाना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेन ज्यादा आता है। और ये तभी होता है जब वो पास में लाते हैं चीजों को, एक नॉर्मल डिस्टेंट विजन के बाद दूर ले जाते हैं तो रिलैक्स होता है। और कलर की जहां तक बात आती है तो रेड कलर देखने में आई को रिलैक्स फील होता है, वॉयलेट कलर में जाने पर उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए वॉयलेट कलर के लिए आईज हमारी सेंसिटिव होती है। और बच्चों के लिए नॉर्मली जो सामने देखने की वैल्यू है वो तो 15 सेंटीमीटर है, ओल्ड एज वालों का 40 सेंटीमीटर है, लेकिन नॉर्मल आई के लिए वो वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो जब क्वेश्चन करोगे तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि सबसे ज्यादा आइस नॉर्मल रिलैक्स कब रहती है, तो उसका आंसर आता है दूर पर। और अगर ये पूछा जाए कि एटलीस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होगा नॉर्मल आई के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इफ आई एड वन थिंग नॉर्मल आई तो यू विल टेक ओनली 25 सेंटीमीटर, लेकिन ओल्ड एज पर 40 और बच्चों पे 15। और ये कलर की बात है। तो ये आई का एक स्टार्टअप था। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा डिफेक्ट ऑफ विजन, जिससे क्वेश्चंस, और ध्यान रखना मेंस और नीट में इससे हर साल क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी बेस्ड ऑन डिफेक्ट ऑफ विजन।